आज हम बायनॉमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में पिछले 3 साल में पूछे हुए हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम के अंदर हम लोग पढ़े हुए हैं x प्लस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है nc0 x टू दी पावर n, देन nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y, देन nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। ऐसे चलते जाते हैं और लास्ट में आता है ncn y टू दी पावर n। इसमें होता क्या है, पहले जो x की पावर है वो मैक्सिमम होती है n, उसके बाद में वो कम होती जाती है, 1 से रिड्यूस होती जाती है, फिर n माइनस 1 आती है, फिर n माइनस 2 होती है, लास्ट में x टू दी पावर यहाँ पे 0 होता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो y रहता है ये सेकंड टर्म, इसमें y की पावर शुरू में 0 रहती है, जैसे ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है। उसके बाद में y की पावर इंक्रीज होने लगती है 1 से। तो एक्सपांसन में फर्स्ट टर्म में y नहीं आता क्योंकि y टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और लास्ट टर्म में x नहीं आता क्योंकि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दूसरा x की जगह पर 1 लिख दें और y की जगह पर x लिख दें, तो ये जो एक्सपांसन है ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब से लेकर ncn x टू दी पावर n तक होता है। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। इस एक्सपांसन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। ये हम लोगों को पूछ रखा है, बहुत ईजी है, याद रह जाता है। इस एक्सपांसन के लिए जनरल टर्म क्या होती है, tr+1। ठीक है, तो जनरली हम लोग APGP के अंदर जनरल टर्म को tr से लिखते हैं, तो यहाँ पर tr की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, tr+1 यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ठीक है, जैसे x और y है विद साइन वैसे उठा के यहाँ पे रख देने होते हैं, ध्यान रखेंगे। यदि हम लोग को इनमें ये पूछता है कि कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x है ही नहीं उसके अंदर, ठीक, और कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 0 है, ये इसका मीनिंग है। और ये खास तौर से इस तरह के एक्सपांसन के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इसी में x आ रहा है, इसमें तो y भी आता है, तो y के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, सब कुछ x में दे रखा है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग को ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x है नहीं, यानी कि x टू द पावर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे और जनरल टर्म लिखने के बाद में x की जो पावर है उसको 0 पुट कर देंगे, वहाँ से nr जो भी फाइंड आउट करना होता है वो आ जाता है। उसके बाद में जो पूछा है वो हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट हम लोग को पूछता है rth टर्म फ्रॉम द एंड। ये जो लिखा हुआ है जनरल टर्म, ये तो स्टार्टिंग से टर्म है। कौन सी वाली टर्म है, r+1th टर्म। ठीक है, जैसे मान लो थर्ड टर्म पूछा है तो t3 बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, t2+1। इसका मतलब है r की वैल्यू 2 है। ये तो खाली ये इंडिकेट कर रहा है, कैलकुलेट तो थर्ड टर्म कर रहे हैं ना। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली टर्म को शुरू से, बिगनिंग से फाइंड आउट कर रहा है। हम लोग को उल्टा पूछा है, फाइंड आउट द टर्म फ्रॉम द एंड। तो क्या करेंगे, 2 तरीके हमारे पास में, या तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, या तो ये याद कर लो, या फिर क्या करो, x प्लस वाई टू द पावर n को उल्टा लिख दो, y प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसे उल्टा लिख दो। अब इसके एक्सपांसन में ये वाला फॉर्मूला काम में ले लो, आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों तरीके में से कौन सा भी तरीका तुम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इन पे बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐसा तो पढ़ा नहीं, हम लोगों ने तो ये पढ़ रखा है कि x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपांसन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1, ये हम लोगों ने पढ़ाया। ये तो कुछ अजीब सा दे रखा है, तो 2 मिनट इसको देख लो भाई क्या दे रखा है। देखो 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से a+b इंटू a-b आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सोचा, साथ में इनकी पावर सेम है, देखो तो इनको एक साथ क्लम्प करके दोनों के ऊपर हम लोग पावर लगा देते हैं, ये 2। ठीक है, अब ये a+b a-b टाइप से बन गया। इनकी पावर कितनी है, 2, और उसकी पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास में पावर कितनी आ गई, 4। एक चीज़, दूसरा यहाँ पर अब हम लोग a+b a-b लगा के इसको a² - b² लिख सकते हैं। मतलब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा था एक्चुअली ये था, इसमें 2 टर्म्स आ गई ना, हो गया बायनॉमियल। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4+1 यानी कि 5। तो ये सेकेंड नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपांसन ऑफ दीज 2। 2 चीज़ें दे रखी हैं और दोनों को प्लस करके लिख के दे रखा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा सोचना है हम लोगों को।
देखो ये वाला जो फॉर्मूला ये एक्चुअली x+1 स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये वाला जो फॉर्मूला ये एक्चुअली 2y+1 स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पर तो x+1 स्क्वायर टू द पावर 5 है, ये लिख दिया। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही 10 को पावर में यूज कर लिया है। ठीक है, अब देखो जब हम लोग इसका एक्सपांसन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 11 टर्म्स मिलेंगी, और इसका एक्सपांसन करेंगे तो यहाँ पर भी 11 टर्म्स मिलेंगी। n+1 मिलता है ना भाई। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को टोटल कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए? 22। लेकिन एक झंझट है यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को 1 मिलेगा इस 1 के कारण से, और यहाँ पर भी 1 मिलने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? तो वो जो 1 होगा वो 1 और 1 मिलकर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि वो जो टर्म है वो एक रिड्यूस हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 22 में से एक टर्म को माइनस करना है, क्योंकि वो प्लस होके 2 टर्म्स प्लस होके सिंगल टर्म बन चुकी है। ठीक है, तो 22 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21। तो 21 टर्म्स इन दोनों के एक्सपांसन से बनेंगी, और इसलिए ये थर्ड आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ दिस प्लस दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक में कर चुके हैं। ये थोड़े से ध्यान होने चाहिए, बहुत सिंपल है। कैसे करते थे भाई? इनका एक्सपांसन हम लोग इस तरीके से लिख देते थे डिटेल फॉर्म में। अब क्योंकि प्लस करने को बोल रखा है तो दोनों को सीधे सीधे प्लस करेंगे, तो जो अपोजिट साइन वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी टर्म्स रिपीट होकर आएंगे। देखो ये फर्स्ट वाली टर्म रिपीट होकर आ रही है, मतलब 2 बार आ गया। ऐसे ये वाली टर्म देखो 2 बार आ गई, ऐसे ही लास्ट वाली टर्म भी 2 बार आएगी, है ना। तो सबको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ये और ये, इनको हम लोग लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हमारे पास में इन दोनों के सम का रिजल्ट आ गया, ये आ गया। ठीक भाई, अब इसके अंदर हम लोग x की पावर को भी नोटिस कर सकते हैं और a की पावर को भी नोटिस कर सकते हैं। x की पावर को नोटिस करते हैं तो x की पावर पहले 100 थी, फिर 98 हुई, फिर 96 हुई, ऐसे होते होते यहाँ पर x टू द पावर 0 है। ठीक है, तो मैं खाली इसके हिसाब से क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो जो x की पावर है वो कैसे रिड्यूस हो रही है? 100, 98, 96 से लेकर 0 तक जा रही है। तो हम लोगों को खाली ये देखना है कि ये आ कितनी रही है, यही तो पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स यही तो पूछी है ना, बस इतना ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जितनी टाइम्स ऐसे हो रहा है वैसे वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो ये एक AP बना रहा है। ठीक है, AP बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 100 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 98 में से 100 को माइनस करना है भाई, कितना जाएगा? -2। तो ये कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। लास्ट टर्म कितनी है? 0। अब बस n निकालना है। तो Tn = a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। तो ये टोटल टर्म्स हमारे पास में कितनी हो गई भाई? 51। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ दिस इज 405 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ k। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें x नहीं है भाई, यहाँ पे x और k तो दे रखा है, k पूछा है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हो जाएगा जिसमें x नहीं है, यानी कि x टू द पावर कितना है? 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग हमेशा जनरल टर्म लिखा करते हैं। जनरल टर्म क्या होती है? TR+1 = NCR x टू द पावर n - r y टू द पावर r। ठीक है, x मतलब जो यहाँ पहले लिखते हैं, y मतलब जो यहाँ बाद में लिखते हैं विद साइन। ठीक भाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिखा, x की जगह पर √x लिख रहे हैं, ये लिख दिया √x। और y की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं -k/x², ये लिख दिया। ठीक है, अब उसको केयरफुली हम लोगों को सॉल्व करना है। ये x की पावर कैसे बनेगी बताओ जरा? यहाँ पे रूट आया हुआ है तो इसको हम लोग लिख देंगे x टू द पावर 10 - r / 2। और यहाँ पे x² के ऊपर r है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2r। फिर ये -k तो रहना ही है, तो साइड में -k टू द पावर r चल रहा है। ठीक है, इस x को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास में बन जाएगा x टू द पावर 10 - r / 2 - 2r। अब ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म के लिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r पता चल जाएगा, r = 2 पर ये हो जाएगा। तो हम लोग को यदि पूछता कि कौन सा वाला टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है तो r को यहाँ रखना पड़ता, तो थर्ड टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म आती। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम लोगों को ये तो पूछा नहीं, k पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर k निकालने के लिए r की जगह पर 2 रख देते हैं। इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, और इसको हम लोगों ने पुट किया तो हमारे पास में आ गया ये कुछ। ये तो हट जाएगा ना बीच में, ये x वाली टर्म्स तो ये सब हट जाएंगी ना।
ठीक है, खाली के वाली बचेंगी। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 405, ये रख दिया हम लोगों ने। माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस के स्क्वायर ही आएगा, सोल्व किया तो के की वैल्यू कितनी आई +-3, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपांसन ऑफ 1 + ax टू द पावर n द फर्स्ट 3 टर्म्स आर दीज 3 देन व्हाट इज n। तो यहाँ पर भी हम लोगों को जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। फर्स्ट तो x की जगह पर 1 लिखा हुआ है तो ये लिख दिया हम लोगों ने 1 टू द पावर n - r, ये तो वैसे ही 1 हो जाना है। फिर सेकेंड ax लिखा है तो y की जगह पर हम लोग ax लिख देते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर r x टू द पावर r, ये हमारी जनरल टर्म बन जाएगी। ठीक भाई, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने t1 लिखा। अब t1 को हम लोगों को tr+1 की तरीके से लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोगों ने t0+1 लिख दिया, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पर r की जगह 0 रख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितनी आएगी 1, तो वैसे भी 1 दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टर्म हम लोगों को 12x लिखा है, यही तो लिखा है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो यानी कि t2, तो t2 को कैसे लिखेंगे t1+1, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसमें लिख देते हैं 1, ये लिखा तो हमारे पास में आ जाएगा n ax = 12x। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो na की वैल्यू 12 आ रही है। फिर यहाँ से हम लोगों को a की बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया a = 12/n। फिर नेक्स्ट हम लोगों को थर्ड टर्म दे रखी है 64x²। ठीक है, तो थर्ड टर्म के लिए t3 लिखा, उसको t2+1 लिख दिया, यानी कि r = कितना हो गया 2, यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिख दिया। और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 64x² के इक्वल रख दिया। यहाँ पर हम लोगों को NC2 लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले के तौर पर लिख दिया। अब यहाँ सोल्व करने के लिए चलो x² से x² कैंसिल कर देते हैं। इस n को हम लोग 2 बार बाहर निकालेंगे, तो एक बार n बार आएगा, फिर n-1 बार आएगा, लास्ट में हम लोगों को फैक्टोरियल n-2 मिल जाएगा। ये नीचे वाले फैक्टोरियल n-2 से कैंसिल हो जाने वाला है, फैक्टोरियल 2 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में ये आया, इसमें a की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 12/n, तो ये हो जाएगा 144/n²। ठीक भाई, अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक n से एक n काट देता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारे पास में आ गया है। n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये कुछ 72 और 64 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो बस ये पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपांसन ऑफ x - y टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज डन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ x। इफ द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स इज 0 देन x/y इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोगों को क्या दे रखा है कि t5 + t6 इज इक्वल टू 0, ये बोल रखा है यहाँ पे। तो t5 और t6 पता चल जाएंगे तो सम करके 0 रख देंगे। इसके लिए हम लोगों को tr+1 लिखना पड़ेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर x की जगह पर तो x ही लिखेंगे, y की जगह पर -y लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर y की जगह पर -y। ठीक है, अब देखो जब t5 निकालना है तो उसको t4+1 लिखना पड़ेगा, यानी कि r = कितना हो गया 4, यहाँ पे r = 4 लिख दो, तो -y⁴ यानी कि +y⁴ आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब t6 लिखना है, 6th टर्म बोला है ना, तो उसको t5+1 लिखना पड़ेगा, तो r की जगह पर 5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं, तो यह -y⁵ आएगा, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिख दिया, माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग x की पावर को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x⁴ / x⁴, और यहाँ हो जाएगा x⁴ / x⁴ x⁴n से x⁴n कैंसिल हो जाएगा, x⁴ यहाँ x⁴ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से y⁴ और y⁴ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक y बचेगा ऊपर, तो इधर हमारे पास में ऊपर y और नीचे x बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक, अब इनकी वैल्यू को मैं डिटेल में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक भाई, अब उसके बाद में हम लोग फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से n-1 को मैं बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल में n-5 आएगा, ये फैक्टोरियल n-5 इस फैक्टोरियल n-5 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 5 को बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल में 4 आएगा, ये फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, अब हम लोगों को देखो इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये 5 यहाँ बचा और n-4 यहाँ बचा। ठीक है, y/x निकालना है तो इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो y/x हो जाएगा 5 / n-4। अब हम लोगों को x/y चाहिए था, दोनों साइड उल्टा कर दो, तो x/y की वैल्यू हो गई n-4 / 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जिन कॉन्सेप्ट्स पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो है मिड टर्म से रिलेटेड। मिड टर्म मतलब जो टर्म बीच में आ रही हो, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में फॉर्मूला है x+y², तो इसका एक्सपांसन ऐसे होता है, ये हम लोगों को पता है, और x+y³ इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो पहले वाले के अंदर फर्स्ट और लास्ट को हटाया तो यही सेंटर में आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये x+y² का मिड टर्म है या मिडल टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से इसके एक्सपांसन में हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट को हटाया तो ये दो टर्म बीच में है, इनको हटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो सबको नहीं हटाना, फर्स्ट और लास्ट को हटाया, ये दो टर्म्स बीच में बच रही है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को x+y³ की मिड टर्म बोलेंगे या मिडल टर्म बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम लोग एक्सपांसन कर रहे होते हैं, बाइनोमियल एक्सपांसन कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को एक मिड टर्म भी मिल सकती है और दो मिडल टर्म्स भी मिल सकती हैं, ठीक भाई, ठीक है। अब ये कब मिल रही होती हैं, देख लो यहाँ पर पावर इवन है तो एक मिड टर्म मिलेगी, और पावर ओड है तो दो मिड टर्म मिलेगी। ये हम लोगों को याद रखना है या इस एग्जाम्पल से समझ के रखना है। अब इसी चीज़ को हम लोग बाइनोमियल में इस तरीके से लिखा करते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं वो बाइनोमियल में ऐसे लिखा में आता है, x+y² = 2c0x², 2c1xy, 2c2y², ऐसे। और ऐसे ही x+y³ = 3c0x³ 3c1x²y, 3c2xy², 3c3y³। बस समझ में, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि इन एक्सपांसन ऑफ x+y⁴n इफ n इज इवन, ये जैसे यहाँ पे था एक ही मिड टर्म मिल रही है, वन मिड टर्म विल बी देयर, कौन सी वाली होगी, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है n+2 / 2। और जब n ओड है तो दो मिड टर्म्स मिल रही थी, तो टू मिड टर्म्स मिलेगी, कौन सी वाली मिलेगी, एक तो n+1 / 2 और दूसरी n+3 / 2, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका होता है, ये मिडिल टर्म का होता है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं भाई, ये NCR टाइप के जो होते हैं इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 2c0, 2c1, 2c2 ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है, 2c1 ही है, इसकी वैल्यू 2 है भाई, दिख रहा है इस तरीके से, आई बात समझ में। यहाँ पर देखो ये दोनों 3 सेम आ रहे हैं, ये दोनों बड़े हैं ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इधर 1 है ना। तो सेंटर पे हम लोगों को दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल रहे हैं और दो मिड टर्म्स मिल रही थी यहाँ पर, n = ओड था तो, ठीक। तो ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका होता है, मिडिल टर्म का होता है, ठीक है। अब इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पिछले 3 साल में पूछे हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ x² + 1/x⁴ n इज दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक भाई। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ भाई, 2n, तो 2n तो इवन होगा ना, तो जब इवन होता है तो मिड टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+2 / 2 से करते हैं, n की जगह पर 2n लिखना पड़ेगा अब, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो मिड टर्म होगी n+1th टर्म मिड टर्म बन जाएगी, ठीक भाई। अब इसका tr+1 हम लोग लिख देते हैं, किसका, इसका tr+1, x की जगह पर x² लिखना है और y की जगह पर 1/x लिखना है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों को n+1th टर्म निकालनी है, यानी कि r की जगह पर n लिखना है, सिंपल, ठीक। तो ये हम लोग लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर r की जगह पर n लिख डालते हैं, ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास में आता है, ये आता है, फिर बाद में ये आ जाता है, और इसकी वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो इसके इक्वल हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक भाई। अब जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x⁴n किसके इक्वल होना चाहिए, x⁻10 के, तो इसका मतलब है n = 10 हो जाना चाहिए। सेकेंडली ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तो 2nCn इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों को n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 20c10। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू सेम आती है, यानी कि कन्फर्म है। और बस यही तो हम लोगों को करना था, हम लोगों को खाली n पूछा था, ये हमारा n आ गया, तो सब कुछ मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांसन ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारी जो मिड टर्म बनेगी वो कैसी बनेगी, n+2 / 2, n की जगह पर हम लोगों को 4 लिखना है, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो थर्ड टर्म हमारे पास में मिड टर्म आएगी, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म लिखते हैं, ये जनरल टर्म लिखाई में आएगा, t3 मीन्स t2+1 बन जाएगा, तो r की जगह पर क्या लिखना है भाई, 2 लिखना है, यहाँ पर ये लिख दिया हम लोगों ने, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो वेरिएबल से क्या मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, 216, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
216, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि वो बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता तब तो हम लोगों को एनसीआर को देखना पड़ता है, ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, लेकिन इसने ऐसा वर्ड तो काम में लिया नहीं है, खाली कोफिशिएंट बोला है, तो वेरिएबल के साथ में जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ना कि एनसीआर। ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन 1 + x⁴ बी अल्फा एंड दोज ऑफ टू मिडिल टर्म्स in the binomial expansion of 1 + x⁴ be beta and gamma, which one of the following relations is correct। तो हम लोगों को दो चीज़ें दे दी, इसमें ये बेसिक चीज़ सेम है, 1 + x 1 + x। पावर यहाँ पर 2n दे रखी है, मतलब इवन दे रखा है, और यहाँ पे पावर कैसे दे रखी है, 2n - 1 यानी कि ओड दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस वन। ठीक है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना दे रखा है, अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिड टर्म आने वाला है, यहाँ पे 2 मिड टर्म आएंगे, तो उनके कोफिशिएंट हम लोगों को बीटा और गामा दे रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, हम लोग मान लो जनरल टर्म लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता, ये बनता। अब 1 + x⁴ के लिए जब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 2/2 यानी कि n + 1th टर्म। तो इसमें r की जगह पर सीधे सीधे n लिखना है, ये लिख दिया। इसको लिखेंगे तो हमारे पास में ऐसा कुछ लिखा ही में आएगा। वेरिएबल क्या है, x⁴n। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो जाएगा 2ncn, और ये किसके इक्वल बोल रखा है, अल्फ़ा के इक्वल, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। ठीक भाई। और ऐसे ही जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ओड पावर दे रखी है तो 2 मिड टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, एक तो n + 1/2 होती है और दूसरी n + 3/2। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। n की जगह पर 2n - 1 लिखना है, यहाँ लिखा, कैलकुलेट किया तो एक टर्म तो nth आएगी, दूसरी n + 1 आएगी। ठीक है, अब देखो nth के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, tn लिखना है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, tn - 1 + 1 करना पड़ेगा, ताकि ये जो है ये tr + 1 की फॉर्म में आ जाए। तो एक्चुअली हम लोगों को r की जगह पर क्या लिखना है, n - 1 लिखना है। ये बात समझ में आ रही है, किसके लिए, nth के लिए। तो जब हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले के हिसाब से इस n की जगह पर क्या लिखाई में आएगा, n - 1 लिखे में आएगा। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n - 1 Cn - 1। और जब हम लोग n + 1 की बात करेंगे तो ये तो वैसे ही सिंपल है, tr + 1, और हम लोगों को लिखना है tn + 1, तो r की जगह पर n लिखना है ना। तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ था वैसे वैसे बस 2n की जगह पर 2n - 1 लिखना पड़ेगा। तो गामा की वैल्यू कितनी रहेगी, 2n - 1 Cn। ठीक भाई, अब इन दोनों को हम लोगों को प्लस करना है। तो मैं गामा की वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, बीटा की वैल्यू को बाद में लिख रहा हूँ। वो इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ठीक है, NCR + NCr - 1 = n + 1 Cr होता है। ये देखो ना, ऊपर से मैंने 2n - 1 इसलिए। ठीक है, और ये n बड़ा है, उसमें से एक कम करके लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यही होता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 2ncn। तो ये किसके इक्वल है, ये तो अल्फ़ा के इक्वल था, यानी कि बीटा + गामा = अल्फ़ा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, थर्ड वाला। और ऐसे नहीं करना है तो n की वैल्यू मान लो, 2 रख दो, 3 रख दो, 1 रख दो, और उस हिसाब से चेक करके देख लो कि बड़ा आराम से फॉर्मूला बन जाएगा। और वहाँ से देख लो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, और उससे भी हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, NCX = NCY। ये होता है तो x = y होता है, या x + y = n होता है। NCR + NCr - 1 = n + 1 Cr होता है। अच्छे से याद होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। NC0 + NC1 + NC2 से लेकर NCn तक की वैल्यू होती है 2n। फिर उसके बाद में इनमें से जो आधे वाले होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी उनको हम लोग अलग से सम करेंगे, और इसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उनको हम लोग अलग तरीके से सम करेंगे, और उसको ऐसे लिख देंगे NC0, उसके बाद में NC2, फिर उसके बाद में NC4। ठीक है, और इसके लिए लिख देंगे NC1, फिर NC3, इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि हाफ आता है तो हमारे पास में इनका सम कितना आता है, 2n - 1। उसको हम लोग बोलते क्या है, देखो 1 + x⁴n होता तो ये इस तरीके से लिखा जाता। ठीक भाई, इसमें देखो ये फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से। ठीक, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। ये बात समझ में आ रही है। तो
यहाँ क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म्स। ओड टर्म मतलब जैसे फर्स्ट वाली या थर्ड वाली, इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन से हैं, NC0 है, फिर उसके बाद में NC2 है, ठीक है। तो ये तो लिखा है NC0 NC2, फिर उसके बाद NC4 आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले में लिखे हुए हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ओड टर्म्स इन 1 + x⁴n, ये लिखा हुआ है। फिर ऐसे इसको देखो, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना, सेकंड और फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स, ये इन चीज़ों का मतलब है। और इनकी वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है, और इनकी वैल्यू होती है 2n-1। ठीक, अब इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रखे हैं वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन द एक्सपांसन ऑफ 1 + x⁵ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स ऑफ x इज व्हाट। अब ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास में ये रिलेशन पता है और एक ये रिलेशन भी हम लोगों को पता है, ठीक भाई। अब इसका एक्सपांसन हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ओड पावर्स कौन कौन सी हैं ज़रा गौर करो, देखो यहाँ पे आ रहा है x⁴1, फिर x⁴3 आएगा, तो x⁴1 के साथ में क्या आ रहा है, NC1, तो ये NC1 हम लोगों को अलग करना है। यहाँ पर x⁴3 आएगा, उसके साथ में क्या आने वाला है, NC3 आने वाला है। ये तो बोला है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स ऑफ x, तो जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो NC1 है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर x³ से जो मल्टीप्लाई होगा वो NC3 आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो हम लोग को एक्चुअली NC1 NC3 NC5 को सम करके उसकी वैल्यू बतानी है, तो यही तो बताना है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2n-1, इन कितना दे रखा है 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2⁴49। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फैक्टोरियल n हैज 17 जीरो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। हम लोगों को ये नहीं बोला है कि 17 जीरो बाद में बीच में, बस ये बोला है कि जो भी फैक्टोरियल n की वैल्यू उसमें 17 जीरो है तो n की वैल्यू क्या है, बस इतना सा बोला है ना। अब हम थोड़ा सा नंबर्स पे गौर करते हैं और नंबर्स को ग्रुप कर देते हैं 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, इस तरीके से, ठीक। अब ना ये जो भी नंबर होंगे, नंबर को थोड़ा सा सोचते हैं, मैं 11 से 20 तक के नंबर्स को लिख रहा हूँ। ये जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक जीरो तो इसके कारण से आना ही है इसके अंदर। दूसरा, हम लोग 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और जीरो आ जाएगा, या फिर हम लोग 14 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा जीरो, या फिर हम लोग 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक जीरो आ जाने वाला है। यानी कि जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 2 जीरो तो लास्ट में आने वाले हैं, बीच की बात अलग है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी, इन सब ग्रुप के अंदर कम से कम 2 जीरो तो आने ही वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर 80 और 80 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, तो जब हम लोग 80 तक की बात करते हैं तो हमारे पास में कितने जीरो हो जाने वाले हैं जो लास्ट में आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 जीरो तो मिलने ही वाले हैं। इसके बीच में भी जीरो आएंगे भाई साहब, है ना। ये थोड़ा बोला है कि एंड में 17 जीरो है, इसके बीच में भी तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ से 80 तक 80 तक ही हम लोगों को 70 जीरो तो मिलने ही वाले हैं, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे बल्कि, ठीक है। तो बस यही तो पूछा था कि फैक्टोरियल n इज 70 जीरो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो ये जो n है ना वो तो इससे पहले ही आ चुका होगा, जहाँ पे हम लोगों को 17 जीरो मिलने के चांस बनते होंगे। तो हम लोग ये नहीं देख रहे कि 17 जीरोस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हम लोग खाली लॉजिक की बात कर रहे हैं और लॉजिक के हिसाब से हम लोगों को यहाँ तक 16 जीरो तो मिल ही रहे हैं और बीच में भी जीरो आएंगे, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास में n की वैल्यू है वो 80 से तो कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो लॉजिक के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला, यही हमारा करेक्ट आंसर है।